हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे अपार्टमेंट की मैनुअल सिक्योरिटी को तोड़ना उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल है और डिजिटल लॉकर को तोड़ना भी इतना आसान नहीं है। यह काम सिर्फ अंदर का ही कोई आदमी कर सकता है, जिसे चोरी करने के लिए बाहर से ना आना पड़े। इसका मतलब कोई हमारे बीच में से ही है, लेकिन कौन हो सकता है और वह ऐसा क्यों करेगा? तभी अचानक से भूमि को याद आता है कि उस पर अटैक होने के एक दिन बाद ही न्यू आईटी ज्वाइन करने वाला था। क्या वह आईटी आ चुका था? अभी भूमि के दिमाग में यह सब चल ही रहा था कि इतने में पुष्पराज त्रिपाठी आगे कहते हैं, मैडम जी, दरअसल बात ऐसी है कि वह कोई मामूली लिक्विड नहीं है। जैसा कि आप पेट्रोलियम के बारे में जानती ही हैं कि उसे रिफाइन करके अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मोमी तेल, परफ्यूम, तारकोल और भी बहुत कुछ। लेकिन यह ऐसा लिक्विड है जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल कंपाउंड्स को अलग अलग क्वांटिटी में मिलाकर अलग अलग तरह के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सामान्य तौर पर उसका प्रयोग घर में केरोसिन या मशीनरी में ऑयलिंग के लिए भी किया जा सकता है। यह पेट्रोल डीजल की तरह किसी भी इंजन में भी काम आ सकता है। भूमि कहती है, त्रिपाठी जी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह इन सब चीज़ों की काला बाजारी करते हैं? डॉक्टर पुष्पराज त्रिपाठी कहते हैं, नहीं मैडम, यह सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। हाँ, हो सकता है कि वह लोग यह सब काम भी करते हों, लेकिन इसके और भी इस्तेमाल सुनोगे तो आप हैरान रह जाएंगी। भूमि त्रिपाठी के आगे बोलने का इंतजार करती है। त्रिपाठी कहते हैं, मैडम, कुछ केमिकल ऐसे भी हैं जिन्हें इसमें मिलाने से स्ट्रॉन्ग एसिड तैयार होता है। आपको यकीन नहीं होगा कि वह इंसान की हड्डियों तक को सिर्फ कुछ मिनटों में पाउडर की तरह गला सकता है और उसके बाद उस पाउडर से यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि यह कभी हड्डी रहा होगा। यह सुनकर भूमि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भूमि कहती है, आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के किसी भी खतरनाक केमिकल को खरीद कर या इंपोर्ट करके एक जगह से दूसरे जगह लाने ले जाने में अलग अलग तरह के रिस्क हैं, इसलिए वह इस ब्लैक लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से केमिकल कंपाउंड्स की मदद से इसकी फॉर्म को चेंज करके इस्तेमाल करते हैं। त्रिपाठी एक फाइल भूमि के हाथ में देते हुए भूमि की बात का जवाब देता है, मैडम, मुझे भी यही लगता है। वैसे इस लिक्विड पर मेरी सारी रिसर्च इस फाइल के अंदर है। इन थोड़े से दिनों में मैं जितना पता लगा सका वह सब इस फाइल में मौजूद है। लेकिन मैं और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। फिर एक पल रुक कर वह आगे कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में जितनी भी जानकारी इकट्ठी कर पाया हूँ वह समय और मेरे ज्ञान की सीमा पर आधारित है। इसलिए यह भी हो सकता है कि इसके और भी कई इस्तेमाल किए जाते हों जो हमारी सोच से भी परे हों। ऐसा कहने के बाद त्रिपाठी जी खामोश हो जाते हैं। तभी भूमि कहती है, वेल डन डॉक्टर पुष्पराज, मैं जानती हूँ कि आप अपने काम में जीनियस हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी निगाहों से कुछ बचा होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी कुछ और भी बाकी है तो वह भी हम पता लगा ही लेंगे। त्रिपाठी कहते हैं, ठीक है मैडम, तो मैं चलता हूँ। उसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुँचकर रुक जाते हैं और फिर से भूमि की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, एक और बात। भूमि ध्यान से सुनने लगती है। त्रिपाठी आगे कहते हैं, हो सके तो अभी इस बात को राज ही रखने की कोशिश कीजिएगा। डिपार्टमेंट के अंदर या बाहर इस बात को कोई भी नहीं जानता है कि सैंपल चोरी होने के बाद भी मेरे पास सुरक्षित था। अगर उन्हें यह पता चला कि हम उनका इतना बड़ा राज जान चुके हैं तो डिपार्टमेंट के कई लोगों और उनके परिवारों की जान खतरे में आ सकती है। इतनी बड़ी खोज को अंजाम देने वाले यह कोई मामूली लोग नहीं हो सकते। ऊपर से हम उनके बारे में अभी कुछ जानते भी नहीं हैं। यह कहकर त्रिपाठी वहाँ से चले जाते हैं। भूमि त्रिपाठी का इशारा समझ जाती है। त्रिपाठी जी घुमा फिरा कर कहना चाहते थे कि इससे उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। त्रिपाठी जी सामान्य कदकाठी के तकरीबन 45 वर्षीय व्यक्ति थे। उन्हें रसायन विज्ञान का महारथी कहा जा सकता था। वह अपने समय के दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर होने के साथ साथ नामी गिरामी प्रोफेसर्स के चहेते भी थे। उनके सपोर्ट से उन्होंने अपनी रिसर्च विषयों की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी को सबमिट की थी और कई जगह से उन्हें रिसर्च वर्क के लिए ऑफर भी आए थे। लेकिन भारत की ज़मीन पर बहुत से सितारों की चमक का आसमान में पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिल जाना एक सामान्य बात है। त्रिपाठी जी पर भी वक्त ने ऐसा कहर ढाया कि पारिवारिक समस्याओं में उलझ कर रह गए। जब कामयाबी दरवाजे पर थी तो दरख्तों से झांकते रह गए। दरवाजों पर पहुंचे तो मंजिल दूर निकल चुकी थी।
अंत में उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर स्पेशल फोर्स की टीम को ज्वाइन कर लिया। इधर सीक्रेट अंडरग्राउंड में प्रीति ने बची हुई चारों औरतों के कैबिन में स्क्रीन को सेट करवा दिया था। सभी कैबिन में मौजूद औरतें अपने अपने कैबिन में लगी इस स्क्रीन पर उस लड़की को तड़पते और चीखते हुए देख पा रही थी। प्रीति का चेहरा आज तक दुश्मन के किसी भी आदमी ने नहीं देखा था। उसे अनिका ने सख्त निर्देश दिए थे, इसलिए वह हमेशा मास्क लगाकर ही जाती थी और आवाज़ बदलकर ही बात करती थी। आज भी प्रीति ने ऐसा ही किया। प्रीति पहली औरत के कैबिन में जाती है। वह अपनी कुर्सी से बंधी हुई थी। यह कुर्सी ज़मीन में फिक्स थी, जिसमें हाथ और पैर बांधने के लिए ऑटोमेटिक लॉक थे। जब प्रीति ने पूछा, बताओ इस लड़की को क्या हो रहा है, यह इस तरह दर्द में क्यों है, तो उसने हंसते हुए चेहरे से कहा, आज जिसकी बारी है कल मेरी भी होगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। प्रीति ने उससे फिर पूछने की कोशिश की तो इस बार उसने कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो कुछ भी जान नहीं पाओगी। प्रीति यह बात अच्छी तरह जानती थी कि इन औरतों को फिजिकली टॉर्चर करके इनसे कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इस बार उसने इमोशनली ब्लैकमेल करके सच उगलवाने की कोशिश की। प्रीति ने उससे कहा, देखो अभी उसकी उम्र ही कितनी है, अगर तुम्हारी कोई छोटी बहन या बेटी होती तो उसी की तरह होती। उसने अभी इस दुनिया में अच्छा बुरा देखा ही क्या है, अगर तुम चाहो तो उसकी जान बचा सकती हो। यदि तुम मुझे बताओ कि उसे कैसे बचा सकते हैं तो हम उसे बचा लेंगे। लेकिन हर बार उसका एक ही जवाब था, आज इसकी बारी है और कल मेरी भी होगी। हम सब सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, हमें तो मरना ही है, तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। उसके बाद प्रीति ने दूसरी औरत से पूछताछ शुरू की, अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारे साथी सही सलामत यहाँ से बाहर निकल सकें तो उसके लिए तुम सभी का जिंदा रहना ज़रूरी है। बताओ इस लड़की के दर्द और तकलीफ की वजह क्या है, इसे कैसे बचाया जा सकता है। वह औरत अपनी आंखों में गुस्सा भर कर कहने लगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो उसे बचा नहीं पाओगी। अगर तुम उसके लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उसकी मौत को आसान कर दो, उसे मार दो। यदि तुम्हारे अंदर सच में दया नाम की चीज़ है और तुम उसकी मदद करना चाहती हो तो उसे इस तरह मत तड़पाओ, उसे मार दो, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। प्रीति ने जब उस पर और अधिक जोर दबाव डालने की कोशिश की तो उसकी आंखों का गुस्सा पानी बनकर बरसने लगा, लेकिन उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। इन दोनों औरतों से बात करने के बाद प्रीति को यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि उस लड़की की मौत उसके करीब थी। इसके अलावा यह औरतें जानती थी कि उस लड़की के साथ क्या हो रहा है और उसकी वजह क्या है। जब प्रीति तीसरी औरत के कैबिन में पहुंचती है तो वह प्रीति को देखती है कि वह औरत जोर जोर से रो रही थी और कह रही थी, मेरी बच्ची रिहाना, कोई बचाओ उसे। प्रीति को देखते ही वह उस पर चिल्लाने लगती है, क्यों तड़पा रही हो उसे, बंद करो इसे, इन आवाज़ों को बंद करो। वह औरत बोलते हुए जोर जोर से खुद को कुर्सी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैरों में घाव हो गए थे और खून दिखाई देने लगा था। प्रीति ने कहा, बताओ तुम मुझसे क्या चाहती हो। वह औरत रोकर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, बस इतना ही कि उसे मत तड़पाओ। प्रीति जवाब देती है, तुम अच्छी तरह जानती हो उसकी हालत हमारी वजह से नहीं है, इसका कारण तुम खुद हो, तुम उसकी जान ले रही हो। वह औरत बिलख नहीं लगती है और फिर जोर जोर से कहती है, अपने ही हाथों से अपने ही बच्चों की जान कौन लेता है। बेटी है वह मेरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बचा लो, मैं कहती हूँ उसे बचा लो। प्रीति खामोश होकर उसे देखती रहती है। कुछ देर रोते रहने के बाद वह आगे कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है, मुझ पर दया करो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो, उसे मेरी ज़रूरत है। प्रीति उस औरत के कुछ देर तक गिड़गिड़ाने के बाद स्क्रीन की आवाज़ बंद कर देती है और कहती है, तुम उसके पास जाकर भी उसकी जान कैसे बचा लोगी। प्रीति की बात सुनकर वह खामोश होकर प्रीति की तरफ देखने लगती है और फिर अपनी बेबसी पर दोबारा रोने लगती है और कहती है, ठीक है तो तुम पहले मुझे मार दो, वैसे भी हमें मरना ही है, लेकिन कम से कम मुझे इस तरह रिहाना को तड़पते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा, तुम मुझे ख़त्म कर दो। प्रीति कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा बाद में पूरी करूंगी, पहले यह बताओ कि हम उसे कैसे बचा सकते हैं। वह औरत चिल्लाते हुए कहती है, तुम उसे नहीं बचा सकती, उसे जो चाहिए वह तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम कुछ भी करके उसे नहीं बचा पाओगी। प्रीति उस औरत के नज़दीक जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सिर्फ तुम्हारी बेटी ही नहीं, तुम भी जिंदा रहोगी, अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकोगी और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे। पर सबसे पहले तुम्हें अपनी मदद करने के लिए हमारी मदद करनी होगी। प्रीति की यह सब बातें सुनने के बाद वह औरत कुछ पलों के लिए जैसे सुन पड़ जाती है। फिर थोड़ी देर
कुछ सोचने के बाद आगे कहती है, मैं कैसे मान लूँ कि अगर मैं वह राज तुम्हें बता भी दूँ तब भी तुम उसे बचा पाओगी। प्रीति जवाब देती है, इस तरह उसे मरते हुए देखते रहने से तो अच्छा है कि कम से कम हम उसे बचाने की कोशिश करें, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से उठकर बाहर जाने का नाटक करती है। तभी वह औरत कहती है, रुको मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। प्रीति पलट कर वापस उसके पास आती है और एक गिलास में पानी लेकर अपने हाथ से उसे पिलाती है। फिर कहती है, अब बताओ। वह औरत कहती है, मेरा नाम आयशा है, वह मेरी बेटी रिहाना है। उसके बाद वह औरत सारी बात प्रीति को कह सुनाती है। फिर अंत में कहती है, वहाँ से एक बार बाहर निकलने के बाद उनकी मर्जी के खिलाफ कोई जिंदा नहीं बच सकता। प्रीति कहती है, सांसें बची हों जब तक मौत गले लगाकर भी नहीं मिलती। कातिलों की फिर औकात ही क्या है। तुम घबराओ मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से तेजी से बाहर निकल जाती है। जब उधर अनिका को अपनी रिसर्च लैब में 3 घंटे बीत चुके थे, वह अपनी बनाई हुई दवाई की पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह से अवलोकन कर चुकी थी। उसे कहीं भी कोई ऐसी चूक या वजह दिखाई नहीं दे रही थी जिसे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट का कारण माना जा सके। उसे यह विश्वास हो गया था कि सनी पूरी तरह से खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी रिहाना के दर्द की वजह पता लगाना ज़रूरी था। उसने अब तक रिहाना के ब्लड सैंपल पर भी कई एक्सपेरिमेंट कर लिए थे ताकि दर्द की वजह का पता लगाया जा सके। एक को छोड़कर बाकी सभी रिजल्ट एकदम नॉर्मल थे। जिस तरह के अजीब कंपोनेंट उसे रिहाना के ब्लड सेल में मिले थे, आज से पहले उसने कभी भी ब्लड सेल में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह लगातार यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि यह क्या है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही थी। तभी उसके फ़ोन पर प्रीति की कॉल आती है और प्रीति कहती है, अनिका दी, काम हो गया है, आप जल्दी आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्रीति की कॉल आने से अनिका को बड़ी ही तसल्ली महसूस होती है। वह जैसे ही फ़ोन रखती है, उसे श्वेता का मैसेज दिखाई देता है। श्वेता का मैसेज पढ़ने के बाद वह मैसेज का रिप्लाई करती है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करूँगी। उसके बाद वह प्रीति के पास सीक्रेट अंडरग्राउंड में पहुँच जाती है। प्रीति कहती है, उन चारों औरतों में से एक इस लड़की की माँ है, इसी वजह से वह सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई। इस लड़की का नाम रिहाना और उस औरत का नाम आयशा सैफी है। आयशा का कहने के अनुसार यह किसी तरह के ड्रग का असर है जिसकी वजह से इसे बचाना नामुमकिन है। अनिका कहती है, मेरे साथ चलो, और आयशा के पास पहुंच जाती है। अनिका एक कुर्सी लेकर ठीक उस औरत के सामने बैठ जाती है। फिर आयशा सैफी से कहती है, अगर तुम कुछ ज़रूरी सवालों के जवाब दे पाओगी तो हमारे लिए रिहाना का इलाज करना आसान हो जाएगा। वह औरत कहती है, मुझे जो कुछ भी पता है वह सब मैं बता चुकी हूँ, और भी मुझे जो कुछ पता होगा मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यदि आप किसी भी तरह मेरी बेटी के दर्द को दूर कर सकती हैं तो खुदा के वास्ते कर दीजिए। अनिका कहती है, सबसे पहले तुम शांत हो जाओ। ऐसा कहकर प्रीति को इशारा करती है। प्रीति एक बार फिर से उसे पानी देती है। अनिका कहती है, मुझे यह बताओ कि रिहाना का यह ड्रग कब दिया गया था और यह ड्रग किस तरह काम करता है। आयशा सैफी जवाब देती है, रिहाना को लगभग 15 दिन पहले इसका इंजेक्शन दिया गया था, बाकी हम सभी को 10 दिन पहले दिया गया था। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि एक बार इस इंजेक्शन को लगाने के बाद अगले 25 से 30 दिनों के अंदर दोबारा इंजेक्शन लगाना होता है, नहीं तो जान जा सकती है। अनिका पूछती है, और यह इंजेक्शन तुम्हें क्यों दिया गया था? मेरा मतलब है कि यह किस तरह काम करता है। आयशा सैफी जवाब देती है, इसकी वजह से हमारी शारीरिक ताकत बढ़ जाती है। एक पल की खामोशी के बाद वह औरतें आगे कहती हैं, इस मिशन के लिए रिहाना को चुना नहीं गया था, वह जिद करके हमारे साथ आई थी। उसे किसी और मिशन पर जाने के लिए चुना गया था, इसलिए उसे हमसे भी 5 दिन पहले यह इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश उस मिशन को रद्द कर दिया गया था, इसलिए उसे हमारे साथ इस मिशन पर आने का मौका मिल गया। अनिका पूछती है, कौन सा मिशन था वह? आयशा सैफी जवाब देती है, हमें पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अनिका कहती है, क्या तुम कुछ और बता सकती हो इस इंजेक्शन के बारे में? मतलब इसे कैसे बनाया जाता है, या फिर इसे कहाँ से लाया जाता है, या फिर कुछ और जो तुम्हें इसके बारे में पता हो? आयशा सैफी रोने लगती है और कहती है, मुझे कुछ भी पता होता तो मैं ज़रूर बताती, पर हम छोटे छोटे सैनिक हैं, इन बड़ी चीज़ों की जानकारी हमें नहीं होती। अनिका अपना हाथ अपने एक सिर पर रख लेती है और खड़ी होकर वहाँ से 2-3 कदम दूर चली जाती है। तभी अचानक से आयशा सैफी कुछ याद करते हुए कहती है,
हाँ, एक चीज़ है, हमारे साथ इस मिशन पर हमारी टीम की चीफ भी थी। उसे इसके बारे में कुछ ना कुछ और जानकारी भी ज़रूर होगी। आप उससे पूछिए। लेकिन उदासी के साथ कहती है, वह आसानी से कुछ नहीं बताएगी। यह सुनते ही अनिका प्रीति की तरफ देखने लगती है। प्रीति अनिका का इशारा समझ जाती है और वह आयशा सैफी से कहती है, तुम्हारी पूरी टीम में से सिर्फ 5 ही लोग हमारे पास हैं और हमारी जानकारी के अनुसार तुम्हारी टीम के बाकी सभी लोग मारे जा चुके हैं। यह सुनते ही आयशा सैफी की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं और वह कहती है, कोई माँ नहीं चाहती कि उसके जीते जी उसकी औलाद को कोई तकलीफ हो। जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आज मैं यहाँ तक पहुँच गई, वही मौत के मुंह में पड़ी है। यह बोलते बोलते उसका गला रुक जाता है। वह खुद को संभालते हुए आगे कहती है, मेरी एक मदद कीजिए, मेरी बेटी से पहले मुझे मार दीजिए। वैसे भी आने वाले 10 दिनों में मेरा मरना भी तय है। फिर अचानक से उसकी आवाज़ में गर्व सुनाई देने लगता है और वह कहती है, वैसे भी अगर मेरी बेटी नहीं बचेगी तो आपकी मदद करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं बचेगी। तभी प्रीति के दिमाग में एक विचार आता है और वह आयशा सैफी से कहती है, तुम अपनी टीम लीडर को पहचानती हो ना। प्रीति तुरंत बिना कुछ कहे उस कैबिन से बाहर चली जाती है और कुछ मिनट बाद वापस लौट कर आती है। फिर आयशा सैफी को कुछ पिक्चर दिखाते हुए कहती है, इन्हें देखकर बताओ, क्या इनमें से कोई है। उन पिक्चर्स को देखने के बाद आयशा सैफी कहती है, इनमें से कोई भी नहीं है। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर तनाव दिखाई देने लगता है। तभी वह आगे कहती है, लेकिन यह जो पिक्चर तुमने अंत में दिखाई है उसका नाम अमीशा है। यह मेरी टीम लीडर की एकदम खास थी। हो सकता है कि इसे भी कुछ पता हो। यह सुनते ही प्रीति के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है। वह चलकर अनिका के पास जाती है और खामोश निगाहों से देखने लगती है। प्रीति के अंदर चल रही लड़ाई को समझने में अनिका को जरा भी देर नहीं लगती और फिर अपनी आंखों को दरवाजे की तरफ करते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, चलो। इसके बाद अनिका और प्रीति वहां से बाहर चली जाती हैं। दरअसल प्रीति की आंखों में अनिका ने देख लिया था कि वह कह रही थी कि मैं इस औरत से कुछ भी नहीं उगलवाने में कामयाब हो पाई हूँ। अपने लेवल पर जितना भी फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर सकती थी वह कर चुकी हूँ। अनिका अपने चेहरे का मास्क नीचे करते हुए प्रीति से कहती है, बताओ वह औरत अमीशा कहाँ है। प्रीति अनिका को अपने साथ लेकर अमीशा के कैबिन के बाहर पहुँच जाती है। अनिका कहती है, तुम यहीं रुको, और उसके बाद खुद अंदर चली जाती है। करीब 5 मिनट बाद वह प्रीति को अंदर बुला लेती है और इशारा करती है। प्रीति अनिका के इशारे के अनुसार अमीशा से पूछना शुरू करती है, बताओ वह इंजेक्शन जो तुम लोगों को यहाँ आने से पहले दिया गया था उसके बारे में तुम क्या क्या जानती हो। आयशा की दी गई जानकारी के अलावा वह औरत बताती है, यह कोई मामूली इंजेक्शन नहीं है। यह एक ऐसा ड्रग है जो हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हमारी दुश्मन हमें हरा ना सकें। अगर कभी किसी तरह दुश्मन हम पर बढ़त हासिल कर लें और हम में से कोई दुश्मन के हाथ लग जाता है तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि हमें ट्रेस करने के लिए हमारी गर्दन पर एक छोटा सा कार्ड लगाया जाता है और उसी में किसी तरह का कोई जहर या केमिकल होता है जिसका प्रयोग वह लोग हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर होने पर भी अपनी जगह से ही कर सकते हैं। यह सुनते ही अनिका और प्रीति तुरंत समझ जाते हैं कि वह औरतें चिप पर प्लांट किए गए वायरस के बारे में भी विस्तार से कुछ नहीं जानते हैं। इसके आगे अमीशा अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, यदि किसी तरह से पकड़ा गया सिपाही उस जहर से भी जिंदा बच जाता है तो उसे अपनी मौत का केवल 20 दिन इंतजार करना होता है। यह इंजेक्शन उन्हें मौत की ओर ले जाता है और दुश्मन की कैद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाता है। प्रीति पूछती है, इसे बनाया कैसे जाता है। अमीशा उत्तर देती है, इसे बनाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में केवल इसे बनाने वाले कुछ खास सिपाहियों को ही जानकारी है जिन्हें दवाइयों का विशेष ज्ञान है। मैं इसके बारे में मात्र इतना ही जानती हूँ कि इसे बनाने के लिए किसी काले रंग की चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीति पूछती है, किस तरह की काले रंग की चीज़। वह औरत जवाब देती है, जैसे पानी होता है वैसे काले रंग की पतली चीज़। प्रीति पूछती है, क्या ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना ही मौत का कारण बनता है। अमीशा हंसी के साथ जवाब देती है, अगर ताकत मिलती रहेगी तो मौत क्यों होगी। अगर हम जिंदा वापस लौट जाते तो हमें आगे भी जिंदा रहने के लिए हर महीने वह ड्रग मिलता है, लेकिन अब हमारी मौत इसलिए होगी क्योंकि इस ड्रग के बिना हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। प्रीति आगे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उससे पहले ही वह औरत बोली, मैं इसके अलावा इस ड्रग के बारे में और कुछ नहीं जानती। इसके अलावा कुछ भी पूछोगी तो मैं जवाब ज़रूर दूंगी।
पर उनके रहस्य मेरे जैसे लोगों को इतने भी मालूम नहीं होते जितने मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अमीषा की बात सुनकर प्रीति अनिका की तरफ देखती है। अनिका हाँ में अपनी आंखों से संकेत देती है और इसके बाद दोनों उस कैबिन से बाहर निकल जाती हैं। अनिका प्रीति से कहती है, रिहाना को अपने सिर के अलावा पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। मैं उसके ब्लड का सैंपल देख चुकी हूँ। फिलहाल तुम रिहाना को एनेस्थीसिया दे दो। इसके अलावा किसी भी दूसरी चीज़ से उसके दर्द में आराम नहीं होगा। प्रीति अपनी रोनी सी शक्ल बनाकर अनिका से कहती है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसे बचाने के लिए आपको जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। अनिका प्रीति से कहती है, दुश्मनों पर दया दिलेरी हो सकती है, पर दिल लगाना सिर्फ बेवकूफ़ी। प्रीति इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि अनिका ने जो भी कहा वह बिल्कुल ठीक था, लेकिन वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी। इधर अनिका वापस अपनी रिसर्च लैब में चली जाती है और प्रीति भूमि के पास पहुंच जाती है। इस वक्त भूमि सोफे पर बैठी हुई थी। उसने अपना प्लास्टर वाला पैर सोफे के ऊपर सीधा रखा हुआ था, जबकि दूसरा पैर जमीन पर नीचे था। भूमि अपने बालों की लटों में अपनी उंगली को उलझाकर अपने ही दिमाग के सवालों को सुलझाने में खोई हुई थी। जब प्रीति कमरे के अंदर पहुंची तो भूमि की पीठ प्रीति की तरफ थी। प्रीति बिना कुछ बोले पीछे की ओर से सीधे जाकर भूमि की गर्दन से चिपक जाती है। भूमि के लिए प्रीति का स्पर्श पहचानना बड़ा ही आसान था। उसने प्रीति का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे की तरफ किया। प्रीति का चेहरा देखकर भूमि ने पूछा, इस खूबसूरत मुस्कुराते रहने वाले चेहरे पर अचानक आंसू दिखाई देने की क्या वजह है? फिर भूमि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, एक मिनट, क्या तुम्हें ओमकार ने कहा कुछ? तो मुझे बताओ, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। उसके लिए तो मैं एक ही पैर से काफ़ी हूँ। प्रीति बिना कुछ बोले नाक में गर्दन हिला देती है। भूमि कहती है, अगर तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा तो फिर तुम्हारी उदासी की वजह क्या है? प्रीति की खामोशी देखकर भूमि पास में रखे जग में से एक गिलास पानी लेकर उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, अब कुछ बोलो भी। कुछ पल खामोश रहने के बाद प्रीति कहती है, मुझे लगता था मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन भूमि दी, दूसरों को देखो तब अपनी हकीकत पता चलती है। भूमि कहती है, यही सच है। किसी महापुरुष ने कहा है, यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने से निम्न स्तर पर जीवन यापन कर रहे लोगों को देखना चाहिए, ना कि अपने से उच्च स्तर के लोगों को, क्योंकि यह ईर्ष्या और क्रोध का कारण बन दुख को जन्म देता है। फिर कुछ रुक कर भूमि प्रीति का मूड ठीक करने के लिए मजाक के अंदाज में आगे कहती है, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अचानक से दार्शनिक क्यों बन गई हो? प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भूमि अपने प्लास्टर वाले पैर की ओर इशारा करते हुए कहती है, इतने भारी पैर के साथ मैं उठकर तुम्हें गले भी नहीं लगा सकती। तुम्हें ही मेरे पास आना होगा। ऐसा कहकर उसे अपने पास खींचती है और हक कर लेती है। फिर उसे पास में रखे हुए दूसरे सोफे पर बैठाने के लिए कहती है, यहाँ बैठो मेरे पास। एक पल रुक कर आगे कहती है, बात करने से मन हल्का होता है। अब मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? एक पल खामोश रहने के बाद प्रीति बोलना शुरू करती है, आपको वह औरतें याद होंगी जिनका आपको इंटरोगेशन करना है? भूमि कहती, हाँ मुझे याद है। प्रीति नीचे मुंह करके कहना शुरू करती है, उनमें से सबसे कम उम्र वाली लड़की का नाम रिहाना है। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ के साथ मारपीट की थी। उसने मुझे बताया कि उसके पिता ने उसकी माँ को लोहे के चिमटे से पीटा था। उसके आगे उसे कुछ याद नहीं। जब वह अपनी माँ से पूछती थी कि उन्होंने तुम्हें क्यों मारा, तो उसकी माँ उसे जवाब देती थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, बस तुम्हें अपने अब्बू से दूर रहना है। फिर प्रीति भूमि की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगा कि शायद घरेलू हिंसा की वजह से उसकी माँ ने अपनी बेटी के साथ वह घर छोड़ दिया होगा, लेकिन जब मैंने उसकी माँ आयशा सैफी से पूछताछ की तब उसने मुझे बताया रिहाना के पिता की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। आयशा की 2 बेटियां थी, एक रेहाना और दूसरी बेटी रेहाना से भी 4 साल छोटी थी। उसकी छोटी बेटी अपनी माँ के मुकाबले पिता के ज़्यादा नज़दीक थी। आयशा और उसकी बड़ी बेटी रिहाना हमेशा साथ में एक ही कमरे में सोया करती थी, जबकि उसकी छोटी बेटी कभी उसके साथ तो कभी अपने पिता के साथ सोया करती थी। उसका पति अपनी छोटी बेटी से करता था कि अगर वह म्यूजिक, डांस और एक्टिंग सीखेगी तो वह अपनी जान पहचान से उसे फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचा देंगे, और वह मासूम बच्ची अपने पिता की बात मानकर हर वह काम करती थी जिसे वह एक्टिंग का नाम देता था। आयशा ने यह भी बताया कि उसकी तबीयत खराब रहने की वजह से वह लगभग हमेशा ही
दवाइयाँ खाया करती थी। उसका पति हर शाम अपने हाथों से उसे दवाई खिलाया करता था। उसके पति का स्वभाव आयशा के प्रति सौहार्दपूर्ण था। वह हमेशा आयशा से कहा करता था कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तुमसे करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, इसलिए अपनी दवाइयाँ लेना कभी मत भूला करो। आयशा ने आगे बताया कि एक रात जब दवाइयाँ खत्म हो गई थी, तब उसने यह सोचकर कि उसका पति रात को ही परेशान ना हो, उसने अपने पति से झूठ कह दिया कि वह अपनी दवाइयाँ खा चुकी है। दवाइयों के असर की वजह से आयशा की नींद रात के वक्त कभी नहीं टूटा करती थी, क्योंकि उन दवाइयों में नींद की गोलियां शामिल थी। इसकी जानकारी आयशा को नहीं थी, लेकिन उसी रात जब आधी रात के वक्त आयशा की नींद टूटी तो उसने देखा कि उसकी छोटी बेटी उसके पास नहीं थी। तभी कुछ आहत सुनकर वह अपने पति के कमरे की तरफ चली गई। उसने हल्के दरवाजे की तरफ से अंदर की ओर झाँक कर देखा कि उसके पति और उसके बेटी कपड़े ज़मीन पर पड़े हुए थे। जैसे ही उसकी नज़रें बिस्तर की तरफ गई तो उसने अपनी आंखों से वह देखा जो कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ होते हुए नहीं देख सकती। उसके पति ने उसकी 11 साल की बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। यह सब देखकर उसका दिल बैठ गया। आयशा कहती है कि उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाया। वह बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ गई। फिर अगली सुबह जब उसने अपनी बेटी को बहला फुसला कर सारी बातें पूछने की कोशिश की, तब उसकी बेटी ने उसे बताया, पापा हर रोज़ मुझे फिल्मों में काम करने के लिए एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। वह मुझे सिखाते हैं कि कैसे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर को खुश करते हैं, ताकि मुझे जल्दी से किसी नाटक या फिल्म में काम मिल जाए। उसके बाद मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, पूरी दुनिया मुझे जानने लगेगी। अभी ऐशो आराम मेरे पैरों के नीचे होंगे। मैं आपको भी हमेशा अपने साथ रखूंगी। हमें कभी पैसों की कोई कमी नहीं होगी। यह सब सुनकर आयशा की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। खुद को संभालते हुए जब आयशा ने अपनी बेटी से पूछा कि यह सब कब से चल रहा है, तो उसने बताया पिछले 3 सालों से। प्रीति कहती है, भूमि दी, 8 साल की बच्ची का रेप उसके खुद के पिता ने किया। 1 या 2 बार नहीं, बल्कि हर रात 3 सालों तक। उस मासूम को यह पता भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ, कितना दर्द झेला होगा उसे। इतना बोलने के बाद प्रीति का गला भर आता है और वह आगे कुछ नहीं बोल पाती। यह सब सुनकर भूमि का खून खौलने लगता है। प्रीति की हालत को देखकर वह प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेती है और उसके बाद पूछती है, अब वह बच्ची कहाँ है? प्रीति कुछ बोल नहीं पाती। भूमि फिर पूछती है, बताओ प्रीति, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बताओ, अब वह बच्ची कहाँ है? अगर बड़ी बेटी के साथ वह औरत वहाँ से भाग आई तो क्या छोटी बेटी अभी भी उस आदमी के पास है? प्रीति बिना कुछ बोले नाक में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर प्रीति के चेहरे की ओर देखने लगती है। प्रीति किस तरह से आगे बोलना शुरू करती है, उस जल्लाद आदमी ने अपनी ही बच्ची को मार दिया। यह सुनकर भूमि के शरीर में तेज झटका महसूस होता है। प्रीति खुद को संभालकर आगे बताती है, जब आयशा को अपने पति की सच्चाई का पता चला तो उसने अपने भाइयों को तुरंत घर आने के लिए कहा। इससे पहले कि आयशा अपने भाइयों को या किसी और से कुछ कह पाती, उसके पति ने आयशा के पैर पकड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा कि वह दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर वह यह सब कुछ बाहर के लोगों को बता देगी तो भविष्य में उसकी दोनों बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। जब आयशा किसी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं हुई, तब उस आदमी ने कहा कि ठीक है, कम से कम 1 दिन का वक्त लेकर इस बारे में सोच लो, उसके बाद तुम्हारा जो जी में आए वह करना।